दिसंबर के प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों को सर्वप्रथम मेरा सुप्रभात। आज हम लोग ततारा बामिरो कथा का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि समुद्र के किनारे जब ततारा की मुलाकात बामिरो से होती है तो ततारा बामिरो से बार बार याचना करता है कि कल फिर शाम में इसी समुद्र के किनारे तुम आना। बामिरो ततारा की इस याचना को सुनकर क्या जवाब देती है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। बामिरो कहती है कि नहीं, शायद कभी नहीं। ततारा क्या कहा था कि कल शाम में ठीक इसी स्थान पर तुम पुनः आना। बामिरो उत्तर में क्या कही, नहीं, शायद कभी नहीं। बामिरो ने अनमनस्कता पूर्वक कहा। अनमनस्कता का मतलब होता है जिसका चित्त, जिसका दिल कहीं और हो, शरीर कहीं और हो। अर्थात हम लोग बोलते हैं कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। यानी बामिरो दिल से चाह रही थी कि मैं पुनः यहाँ आऊँ, लेकिन लोक लज्जा के कारण वह ततारा को नकारात्मक उत्तर दी, कही कि नहीं, शायद कभी नहीं आऊँगी, और झटके से वह लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। यानी एकाएक काफ़ी तीव्र गति से, तेज रफ्तार में वह लपाती की ओर दौड़ पड़ी। हम लोग जानते हैं कि लपाती बामिरो के गांव का नाम है, जिस गांव में उसका घर है। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, बामिरो मेरा नाम ततारा है, बामिरो मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। ततारा कहा बामिरो से कि तुम जरूर आना, कल मैं इसी चट्टान पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुम्हारी बाट जो होगा, बाट जो होना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है इंतजार करना। जरूर आना। बामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। निहारना का मतलब होता है गौर से देखना। बामिरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। यानी उसका मन शांत नहीं था। उसके भीतर ततारा से मुक्ति पाने की एक झूठी छटपटाहट थी। यानी दिल से वह नहीं चाहती थी कि मैं ततारा से मुक्त हो जाऊं, लेकिन बाहरी रूप में वह दिखाना चाह रही थी कि किसी तरह मुझे ततारा से मुक्ति मिल जाए। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया, उसने बामिरो ने, और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी बात को भूलने का प्रयास करते हैं तो अपने मन को दूसरी ओर ले जाते हैं। भले ही उस कार्य में कभी सफलता मिलती है, कभी ना भी मिलती है। यानी कभी उस घटना को हम भूल जाते हैं, कभी बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वो बातें भूल नहीं पाते। उसी तरह से बामिरो बार बार प्रयास कर रही थी, अपने मन को दूसरी ओर ले जा रही थी ताकि मैं ततारा का चेहरा भूल जाऊं, लेकिन वह भूल नहीं पा रही थी। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर ही जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। बामिरो को भी पता था कि ततारा एक साहसी युवक है, उसके पास लकड़ी की एक अद्भुत रहस्यमयी तलवार है, वह वीरता के कई कारनामों को कर चुका है। इन बातों की जानकारियां बामिरो को भी थी, लेकिन उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। बामिरो जिस ततारा के बारे में कहानियाँ सुनी थी, वह ततारा
उसकी कल्पना में एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया था। उस समय सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला, इस रूप में ततारा बामिरों के सामने उपस्थित हुआ था। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। हर लड़की की एक तमन्ना होती है कि मेरा जीवन साथी कैसा हो, भले वह वाणी द्वारा उसको व्यक्त करे या न करे, लेकिन वह मन ही मन सोचती रहती है। बामिरो भी सोच रही थी कि मेरा जीवन साथी वाकई ततारा जैसा गुणवान युवक हो, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। बामिरो मन ही मन ततारा को पति मान चुकी थी, लेकिन गांव की यह रूढ़िवादिता थी कि एक गांव के ही लड़का और लड़की के बीच उस समय विवाह संबंध स्थापित होता था। बामिरो जानती थी कि ततारा दूसरे गांव का है, इसके साथ मेरा विवाह संबंध कभी स्थापित नहीं हो सकता। देखिए आगे क्या होता है। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। बुद्धिमान लोग वही होते हैं, जो चीज़ हमें मिलने वाला नहीं है हम उसे भूलने का प्रयास करते हैं। भूल जाना ही अच्छा होता है, किंतु यह असंभव जान पड़ा। एक तरफ उसको भूलना चाह रही थी, दूसरी तरफ उसका मन ततारा से अलग नहीं हो पा रहा था। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। निर्निमेष यानी बिना पल गिराए हुए। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसी का नाम है निर्निमेष, यानी उसको हम देहाती भाषा में आंचलिक शब्द में कह सकते हैं एक टक। किसी तरह रात बीत गई। दोनों के हृदय व्यथित थे। इधर ततारा का भी हृदय व्यथित है, उधर बामिरों का भी। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। चूँकि मुलाकात का समय कब निर्धारित किया गया था, शाम में, इसलिए दोनों के लिए वह दिन उबाऊ महसूस हुआ। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। इससे पहले वह किसी की प्रतीक्षा इस कदर नहीं किया था। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी था। उसे अपने आप पर आश्चर्य हो रहा था, साथ ही वह रोमांचित था कि चलो शाम में मुझे बामिरों से मिलना है। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। यानी शाम होने से बहुत पहले, दिन की समाप्ति होने से बहुत पहले वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां वह कल बामिरों से मिला था। बामिरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इंतजार की घड़ी काफ़ी लंबी होती है। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। आने वाले संदेह को हम लोग आशंका कहते हैं। उसके भीतर एक आशंका दौड़ रही थी कि अगर बामिरों नहीं आई तो क्या होगा। यदि बामिरों नहीं आई तब क्या होगा, वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र के देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। ततारा के पास केवल एक आस की किरण थी। जैसे अस्तगामी सूर्य की किरणें डूब जाती है, उसी तरह से ततारा सोच रहा था
कि कहीं आस की यह किरण भी न डूब जाए, अर्थात बामिरो न आए, तब क्या होगा। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। ततारा की नजरें बार बार लपाती गांव की ओर जाती। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। देखा कि नारियल के पेड़ के बीच कोई आकृति है। वह आकृति शनै शनै धीरे धीरे साफ होने लगी। कुछ और जैसे जैसे बामिरो करीब आती जा रही थी, उसकी आकृति धीरे धीरे साफ हो रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। किसकी खुशी का? ततारा की खुशी का। सचमुच वह बामिरो थी। स्पष्ट हो गया कि वह कौन थी? बामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। बामिरो जो है वह गांव की या सामाजिक लोक लज्जा के कारण काफी घबराई हुई थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी ताकि कोई गांव वाला देख न ले, नहीं तो व्यर्थ में बदनाम हो जाएंगे। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती थी। वह धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही थी और चारों ओर देख भी रही थी। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। ठिठक जाना मतलब एकाएक संकोच बस रुक जाना। दोनों शब्दहीन थे, कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, शब्दों का आदान प्रदान नहीं हो रहा था, दोनों के बीच कोई संवाद नहीं था। कुछ था तो दोनों के भीतर बह रहा था। दोनों के भीतर एक दूसरे के प्रति आसक्ति थी, प्रेम की भावना बह रही थी। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, यानी सूर्यास्त हो चुका था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक बामिरो को सचेत हुई, यानी वह जो अपना होश हवास खो चुकी थी पुनः होश में आई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वही खड़ा था, निश्चल शब्दहीन। कैसे खड़ा था? निश्चल, बिल्कुल स्थिर और शब्दहीन। एक शब्द भी वह कुछ बोल नहीं पाया। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। जैसे एक मूर्ति को दूसरी मूर्ति के सामने हम लोग खड़ा कर देते हैं तो दोनों मूर्ति का चेहरा परस्पर मिलता है, लेकिन भाषाई संवाद नहीं हो पाता। उसी तरह से बामिरो और ततारा दोनों समुद्र के किनारे रोज आया करते, लेकिन दोनों शब्दहीन एक दूसरे को केवल निहारते रहते। दोनों के बीच कोई संवाद नहीं होता था। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। दोनों का एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना थी। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। लपाती के कुछ युवक देख लिए कि ये लड़की बार बार एक युवक से संध्या काल में मिलने आती है। खबर हवा की तरह बह उठी। पूरे गांव में ये चर्चा का विषय बन गया कि आखिर बामिरो किससे मिलने के लिए शाम में जाया करती है। बामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। याद रखेंगे इस लाइन को, क्वेश्चन आंतरिक प्रश्न में आ सकता है कि बामिरो किस गांव की रहने वाली थी और ततारा किस गांव का रहने वाला था। स्पष्ट है कि बामिरो जो है वह लपाती गांव की थी और ततारा पासा गांव का था।
दोनों का संबंध संभव न था, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि उस समय एक ऐसी रूढ़िवादिता थी जिसके तहत एक गांव के लड़का और लड़की के बीच ही विवाह संबंध स्थापित होता। क्योंकि दोनों दो अलग अलग गांव के थे, इसलिए दोनों के बीच विवाह संबंध होना असंभव था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। बामीरों और ततारा का समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। दोनों के गांव वाले दोनों को समझाने लगे कि देखो, तुम दोनों आपस में प्रेम करते हो, लेकिन तुम दोनों कभी परिणय सूत्र में बंध नहीं सकते हो, इसलिए कि ये गांव की परंपरा है। लेकिन दोनों नहीं माने, दोनों अडिग रह गए। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे और अफवाहें तरह तरह की फैलती रही। देखिए आगे क्या होता है कि कुछ समय के बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पासा जो ततारा का गांव है, उस गांव में पशु पर्व का क्या हुआ, आयोजन, यानी एक बहुत बड़ा मेला का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। यानी वहाँ जो पशु पर्व का आयोजन होता है उसमें हृष्ट पुष्ट पशुओं को आपस में लड़ा जाता है। फिर उस गांव के युवक जो बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं, वे पशुओं के साथ लड़ते हैं। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। उस पशु पर्व में सभी गांव के लोग क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। ये उस पशु पर्व का कार्यक्रम है। शाम के सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। जो ही शाम हुई, सभी लोग पासा गांव में एकत्रित होने लगे, जमा होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए, लेकिन ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था, क्योंकि उसका ध्यान किधर था, बामीरों की ओर, अपनी प्रेमिका की ओर उसका ध्यान था। उसकी व्याकुल आंखें बामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। उसकी आंखें अत्यंत व्याकुल थी और वह बार बार चारों ओर नजर दौड़ाता था कि बामीरों किधर है। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। ततारा को लगा कि कोई लड़की नारियल के जो झुंड हैं उसी में एक पेड़ के पीछे छिपी हुई है और मुझे झांक रही है। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह बामीरो थी। वह पहचान गया कि यह लड़की कोई दूसरी नहीं, कौन है, बामीरो है, जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। लोक लज्जा के कारण वह ततारा के सामने इतने लोगों के भीड़ में आना नहीं चाह रही थी। उसकी आंखें तरल थी, यानी आंखों में आंसू भरे हुए थे। होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी, बिलख बिलख कर रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ। अपनी प्रेमिका को जब वह रोते हुए देखा तो वह भी विह्वल हो गया, व्याकुल हो गया। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। वह और फुट फुट कर रोने लगी। ततारा किम कर्तव्य विमूढ़ था। किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है कि हमारा क्या कर्तव्य है, इससे जब हम विमुख हो जाते हैं तो वह क्या कहलाता है, किम कर्तव्य विमूढ़। अर्थात जब दो तरह की स्थितियां एक साथ आती है, हम सोचने लग जाते हैं कि क्या करें क्या न करें, तो यह स्थिति क्या कहलाती है, किम कर्तव्य विमूढ़ होना। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर
उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। आग बबूला होना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अत्यंत क्रोधित होना। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। बामीरों की मां क्रोध में उफन उठी, उसकी क्रोधाग्नि प्रबल हो गई। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। वह ततारा के लिए असहनीय था। ततारा सोचता था कि मेरी क्या गलती है, क्या प्रेम करना गुनाह है? जब मैं कोई गुनाह नहीं किया तो ये गांव के लोग मेरे प्रति आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? बामीरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह के निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वही अपनी असहायता पर खींच, यानी विवाह की जो निषेध परंपरा थी उस पर वह काफ़ी क्षुब्ध था और वह अपनी प्रेमिका बामीरो की सहायता नहीं कर पा रहा था। इस कारण वह अपने आप पर खींच रहा था। बामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। हम लोग जानते हैं कि ततारा हमेशा लकड़ी से निर्मित तलवार को अपने पास रखता था। तलवार की मूठ पर अनायास उसका हाथ पहुंच गया। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। ततारा का क्रोध जैसे अग्नि की लपटें निरंतर बढ़ती रहती है, उसी तरह से उसका क्रोध बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, चूँकि उसकी तलवार के बारे में लोग जानते थे, इसलिए सब लोग सहम गए। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। उस तलवार में ततारा अपनी शक्ति को भरा और उसे धरती में घोंप दिया, यानी धरती के अंदर पिरो दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। उस तलवार को ततारा पूरी शक्ति के साथ खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा। जब भी हम कोई फिजिकल वर्क करते हैं और वह कठिन कार्य हो, अधिक शारीरिक बल लगता है, तो हम लोग पसीना से तरबतर हो जाते हैं गर्मी के दिनों में। ततारा की भी वही स्थिति हो गई। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। ततारा हाँफ रहा था। जब हम तेज दौड़ते हैं तो हाँफने भी लगते हैं। वही स्थिति ततारा का हो गया। अचानक जहाँ तक लकीर खींच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी, यानी जमीन अपने आप फटने लगा, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। धरती को क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। इस दृश्य को देखकर, इस विभत्स दृश्य को देखकर सब लोग व्याकुल हो गए। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी। सब के सब सिहर उठे। उधर बामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, पुकार रही थी बार बार, ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई।
यानी बामिरों की आवाज़ ततारा के कानों तक नहीं पहुंची। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। जो धरती फट गई, बामिरों उस फटी हुई धरती की इस तरफ और ततारा दूसरी तरफ। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप 2 टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 भागों में विभक्त हो गया। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ बामिरों। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा, भूस्खलन की क्रिया होने लगी। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभरकर डूब रही थी, बामिरो बामिरो बामिरो। और उधर बामिरो अपने प्रेमी का नाम जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी। ये कह रही थी, ततारा ततारा ततारा। ततारा लहू लुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर के बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। लोक कथा यहीं समाप्त होती है। इधर बामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पर पहुंचती थी और घंटों बैठी रहती थी। वह मानसिक संतुलन खो दी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। यानी परिवार की घिसी पिटी परंपरा के कारण बामिरो और ततारा का प्रेम संबंध टूट गया। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। आज ना ततारा है और ना बामिरो है, लेकिन उसकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद रूढ़िवादिता को तोड़कर दूसरे गांव के युवक युवतियों के बीच विवाह संबंध स्थापित करने लगे। ततारा बामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। जब भी कोई किसी रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए अपनी कुर्बानी देता है, तो प्रायः रूढ़िवादिता समाप्त हो जाती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हम यह सीखे कि हमें समाज की उन रूढ़ियों को तोड़ देना चाहिए जो समाज के विकास में, समाज के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रहे हैं। यदि उस समय भी ये रूढ़िवादिता तोड़ दी गई होती, तो ततारा बामिरो का प्रेम संबंध स्थापित होता, दोनों परिणय सूत्र में बनते और दोनों को अपनी कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। चलिए, इस वीडियो को आप लोग बार बार सुनेंगे। मैं कुछ असाइनमेंट दिया हूँ, उसमें कुछ आंतरिक प्रश्न है। जब आप इस वीडियो को सुनेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर देने में आप स्वतः समर्थ हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।